नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 10 सितंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, मंडी शहर में मस्जिद की होगी निशानदेही। मंडी शहर में नगर निगम की बिना अनुमति किए जा रहे एक मस्जिद ढांचे के अवैध निर्माण के मामले में अब लोक निर्माण विभाग भी अब निशानदेही करवाएगा। मस्जिद के अवैध निर्माण में लोक निर्माण विभाग की कुछ भूमि पर कब्जा किए जाने का आरोप है। इस मामले में सोमवार को नगर निगम आयुक्त मंडी के कोर्ट में सुनवाई भी होगी। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग ने 16 अन्य अवैध कब्जा धारकों को नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने इन घरों की डिमार्केशन की है, जिनका विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया है। बता दें कि मंडी से लेकर रिवालसर तक सड़क का निर्माण कार्य चला है। यह निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। कार्य कर रही कंपनी द्वारा अब लोक निर्माण विभाग कार्यालय से लेकर स्कोडी चौक तक कार्य किया जाना है, जिसके लिए विभाग ने डिमार्केशन शुरू कर दी है। लोक निर्माण विभाग कार्यालय से जेल कॉम्प्लेक्स तक डिमार्केशन का कार्य पूरा हो गया है। इस बीच बने 16 अवैध घरों के मालिकों को नोटिस जारी हो गए हैं। इन मकान मालिकों को अवैध कब्जा छोड़ा होगा। यदि यह फिर भी नहीं मानते हैं, तो विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि इन अवैध कब्जाधारियों को विभाग के जेई द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया था, जिसके बाद अब न मानने पर विभाग के एक सीएन द्वारा पहला नोटिस भेजा गया है। अवैध कब्जे न हटाने पर होगी कार्रवाई। लोक निर्माण विभाग मंडी डिवीजन के एक सीएन डीके वर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा 16 अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए हैं। पहला नोटिस जेई की ओर से गया था। वहीं न मानने पर एक बाद फिर इन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। यदि यह कब्जा नहीं हटाते हैं, तो विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवैध रूप से स्कोडी चौक के समीप बनाई जा रही मस्जिद की भी डिमार्केशन की जाएगी। मस्जिद का कुछ हिस्सा लोक निर्माण विभाग की जमीन पर है, जिसकी डिमार्केशन करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समाचार नंबर 2, हिमाचल फ्रॉड, पालमुपर की महिला से 20.5 लाख की ठगी। जिला कांगड़ा के पालमपुर की महिला से 20,38,000 रुपए की ठगी का मामला साइबर थाना धर्मशाला में दर्ज हुआ है। घर बैठे ऑनलाइन ट्रेडिंग से मोटी कमाई के चक्कर में पालमपुर की महिला ने अपनी कमाई ठगों के हाथों लूटा बैठी। ठगी का एहसास होने पर अब महिला ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने करीब 10 ट्रांजैक्शन के माध्यम से अज्ञात शातिर महिला के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए। साइबर ठगों द्वारा ठगी का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। शुरुआत में पीड़ित महिला को महिला ठग ने 2,800 रुपए भेजे थे। उसके बाद महिला कमाई के चक्कर में पैसे ट्रांसफर करती रही और ठगी का शिकार हो गई। पालमपुर की महिला को व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, जिसमें उसे कहा गया कि होटल की रेटिंग और रिव्यू आधारित ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, जिससे वह अच्छे पैसे कमा सकती है। मैसेज भेजने वाली महिला द्वारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर फेक वेबसाइट का लिंक शेयर किया था, जिसमें पीड़ित महिला पैसा कमाने की लालसा में पैसे जमा करवाती गई और लाखों रुपए की ठगी का शिकार हो गई।
फर्जी वेबसाइट के माध्यम से ठगी गई महिला ने अब साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। एएसपी साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला प्रवीण धीमान ने बताया कि पालमपुर की महिला से 20.38 लाख रुपए की ठगी की शिकायत आई है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से साइबर ठगों से सतर्क रहने की अपील की है। समाचार नंबर 3। विकास रोजगार ठप, सीपीएस कैबिनेट रैंक पर हो रहा ज्यादा खर्चा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के चलते विकास के काम रुक गए हैं और रोजगार पूरी तरह से ठप हो गया है। इन हालातों में प्रदेश विकास के पथ पर आगे कैसे बढ़ेगा? उन्होंने कहा कि सीपीएस के अलावा और भी कई कैबिनेट रैंक देकर सरकार खर्चे कर रही है, मगर यहां कर्मचारियों को देने के लिए वेतन का पैसा नहीं है और पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री उन्हें व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि दोषी इस सरकार की व्यवस्थाएं हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आर्थिक स्थिति पर सदन में हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि नियम 67 में भी हमने इस आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा का प्रस्ताव दिया था। प्रदेश जानना चाहता है कि वस्तुस्थिति क्या है। जब सदन चलता है तो पहले जानकारी सदन को दी जानी चाहिए, लेकिन इसमें विलंब हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे पहले पूरा देश प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा कर चुका है। कर्मचारी को पहली तारीख को वेतन नहीं मिला, पेंशनर को अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम यही कहते हैं कि इसके लिए हम दोषी नहीं, पूर्व सरकार ने लोन ले रखा था, उस कारण से हालात ऐसे हुए। विपक्ष के नेता ने कहा कि भाजपा सरकार के आखिरी साल में बजट 64,506 करोड़ का था। वर्तमान सरकार के पहले साल में 63,712 करोड़ रुपए का बजट इस सरकार में बना, जो कि 1,000 करोड़ कम था। इससे पता चलता है कि हालात खराब हो रहे थे। हमारी सरकार के समय में हमने 48,000 करोड़ के आसपास का लोन लिया, जिसमें से 38,000 करोड़ की ऋण वापसी भी की गई। कांग्रेस सरकार में लोन की किस्तें भी नहीं दी जा रही हैं। दबाव में बंद किए क्रशर। वित्तीय स्थिति पर चल रही चर्चा में भाग लेते हुए विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पैसा मित्रों पर लुटाया जा रहा है और खुद भी लिया जा रहा है। उन्होंने हमीरपुर जिला में जमीन बेचने के मामलों को उठाया। उन्होंने एचआरटीसी डिपो का मामला उठाया, जिसकी जमीन 1,62,000 की खरीद और वही जमीन 6 करोड़ 72 लाख में एचआरटीसी को बेच दी गई। उन्होंने सीधे सीधे सीएम कार्यालय से जुड़े अधिकारी पर आरोप जड़े। सरकार के दबाव के चलते उनके अपने क्रशर भी बंद पड़े हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इससे 300 लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई है। समाचार नंबर 4। बाहरा यूनिवर्सिटी में छात्र के साथ रैगिंग, मामला दर्ज। देवभूमि हिमाचल एक बार फिर रैगिंग के नाम पर शर्मसार हुई है। वाकनाघाट स्थित बाहरा यूनिवर्सिटी में पढ़े वाले एक छात्र ने अपनी ही यूनिवर्सिटी के कुछ सीनियर्स पर रैगिंग के आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्र ने इसकी शिकायत कंडाघाट पुलिस थाना में की है, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि जांच के बाद ही अगले खुलासे होंगे, लेकिन इस तरह छात्र को तंग किए जाने के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि उनकी नाक के नीचे इस तरह की घटना कैसे हो गई। जानकारी के अनुसार बाहरा यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष में पढ़े वाले छात्र ने कंडाघाट पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि 2 दिन पूर्व इसके सीनियर्स फाइनल ईयर के छात्रों ने इसके साथ रैगिंग की और अपने कमरे में ले जाकर मारपीट की। उसने पुलिस को बताया कि ये सीनियर्स उसे कई दिन से तंग कर रहे थे। पुलिस ने छात्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि शिकायत मिली थी, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
आरोपी छात्रों से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही अगले खुलासे हो पाएंगे। उधर इस संबंध में बाहरा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार विनीत कुमार ने बताया कि उनके पास भी यह शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद सोमवार को यूनिवर्सिटी की एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग हुई है और आरोपियों पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी रैगिंग का सख्त खिलाफ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाचार नंबर 5। हर विधानसभा क्षेत्र में होगा जल शक्ति का डिवीजन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नियम 62 के तहत कांगड़ा में पेयजल व सीवरेज योजनाओं को लेकर आए प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति का डिवीजन खोला जाएगा। राज्य में 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर डिवीजन नहीं है, जिसमें कांगड़ा व डलहौजी भी शामिल हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 12,000 योजनाएं विभाग चला रहा है। पूरे प्रदेश को पानी दिया जा रहा है। पानी के साथ सीवरेज व तटीकरण की सुविधा भी दी जा रही है। 70 लाख लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन पूर्व सरकार के समय में आया और पाइपें भी उसी सरकार में खरीदी गईं। उनका बंटवारा भी पूर्व सरकार में ही किया गया। उन्होंने कहा कि अब पाइपों की खरीद पर सवाल उठाया जाना उचित नहीं, इस मामले में अब आगे बढ़ा चाहिए। फिना सिंह परियोजना 12 साल से लटकी हुई थी, जिसे भी हमने केंद्र सरकार से मंजूर करवाया है और 300 करोड़ रुपए इसमें मंजूर हुए हैं। सुखाहार योजना में केंद्र हिमाचल की मदद को तैयार हो चुका है। दूसरी योजनाओं पर भी केंद्र से बात की गई है। जल शक्ति में एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसे नाबार्ड को नहीं भेजा गया है। सड़कें बनाना हमारा काम नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास व लोक निर्माण विभाग का काम है। हमारे अधिकारी यदि सड़कें बनाने में फंसे हैं तो उनकी पेमेंट हम रोक देंगे। उन्होंने शमशान घाट बनाने या डंगे लगवाने वाले जल शक्ति विभाग के अफसरों को लताड़ा और कहा कि यह उनका काम नहीं है, इसलिए उनके वेतन से पैसा काटा जा सकता है। उन्होंने 2 योजनाओं समीरपुर तियारा, दौलतपुर जलाड़ी का जिक्र किया और माना कि अब तक इनको पूरा नहीं किया जा सका है। एक जे राजेश कुमार की बहने से मौत हुई थी, उनके परिवार को नियमों में छूट देते हुए नौकरी दी जाएगी। कांगड़ा क्षेत्र की पेयजल योजनाओं का काम पूरा नहीं। विधायक पवन कुमार काजल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की पेयजल योजनाओं का काम शुरू किया गया था, मगर वह पूरा नहीं हो पाया है। 18 करोड़ से नाबार्ड की सहायता से एक योजना बनाई, जिससे 24 घंटे पानी की सुविधा लोगों को मिलेगी। उन्होंने कुछ गांवों के नाम गिनाए और कहा कि इनके लिए 24 घंटे पानी की योजना पर काम शुरू किया गया था, मगर इस पर काम नहीं हुआ। इस पेयजल योजना का काम 99% हो चुका है, मगर पानी नहीं पहुंचा। कांगड़ा का डिवीजन शाहपुर में है, लेकिन कांगड़ा में नहीं। उनका डिवीजन डिनोटिफाई कर दिया, जिसे दोबारा शुरू किया जाए। सीवरेज सिस्टम पर 2001 में शुरू किया गया था, मगर इसमें भी 95% काम ही हो सका है। उन्होंने पेयजल योजनाओं के लिए खरीदी गई पाइपों को लेकर जांच की मांग की। समाचार नंबर 6। मणिमहेश में हेलीकॉप्टर से टकराया पक्षी, एक सवार को आई चोटें। गौरीकुंड से भरमौर की तरफ लौट रहे हेलीकॉप्टर से सोमवार सुबह एक पक्षी टकरा गया। इसके चलते यात्रियों में हड़दंग मच गया। हेलीकॉप्टर के अगले हिस्से में सवार एक यात्री घायल हुआ है। घायल की पहचान 40 वर्षीय विकेश शर्मा निवासी आजादनगर जिला ऊना के तौर पर हुई है। खबर की पुष्टि एडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा ने की है। मिली जानकारी के अनुसार मणिमहेश यात्रा में हेलीटैक्सी सेवा प्रदान कर रही कंपनी थुम्बी एविएशन के हेलीकॉप्टर ने गौरीकुंड से भरमौर की ओर उड़ान भरी। इस दौरान धनछो के ऊपरी हिस्से में अचानक एक पक्षी हेलीकॉप्टर के आगे के हिस्से में टकरा गया।
पायलट ने मुस्तैदी दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को नियंत्रित रखा और यात्रियों को हौसला देते हुए हेलीकॉप्टर को सुरक्षित भरमौर में लैंड करवाया। हेलीकॉप्टर में कुल 6 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि अगर पक्षी के शीशे के साथ टकराता तो बड़ा हादसा हो सकता था। भरमौर हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग के बाद यात्रियों की जान में जान आई। हेलीकॉप्टर से पक्षी के टकराने की सूचना मिलते ही काफी संख्या में लोग भरमौर हेलीपैड पर पहुंच गए। थुम्बी एविएशन के हेलीकॉप्टर के साथ हुई इस घटना के बाद कंपनी की सेवाएं बंद हो गई है। चूंकि उनका एक ही हेलीकॉप्टर यहां पर सेवाएं दे रहा था। नतीजतन सोमवार को राजस एरोस्पोर्ट्स के हेलीकॉप्टर ने ही भरमौर से गौरीकुंड के लिए इस घटनाक्रम के बाद उड़ानें की। एडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा बताया कि हेलीटैक्सी कंपनी की ओर से उन्हें जो जानकारी दी है उसके मुताबिक धनछो के ऊपरी हिस्से में हेलीकॉप्टर के अगले हिस्से में चील टकरा गई। कुलवीर हादसे के दौरान एक यात्री को हल्की चोटें आई है। एचडीएम डीजीसीए करेगी मामले की जांच। मणिमहेश यात्रा में हेलीकॉप्टर के साथ पक्षी टकराने के घटनाक्रम की डीजीसीए जांच कर सकती है। चूंकि मामला एयर सेफ्टी से जुड़ा है और इस तरह के मामलों की जांच के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के तकनीकी विशेषज्ञ जांच करते हैं। बहरहाल, अगर इस मामले की आगामी दिनों में जांच होती है तो इसके लिए डीजीसीए की टीम भरमौर की ओर रुख कर सकती है। समाचार नंबर 7। हिमाचल न्यूज। हिमाचल में डूबने से हर साल 500 मौतें। हिमाचल में हर साल डूबने से 500 लोगों की मौत हो रही है। डूबने से हो रही लोगों की मौतों पर रोक लगाने के लिए एसडीआरएफ प्रदेश के डूबने वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों की निगरानी करेगी। हिमाचल प्रदेश में झीलों, नदियों, झरनों और नालों सहित कई जल निकाय हैं। पुलिस मुख्यालय शिमला में सोमवार को डीजीपी डा अतुल वर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ एसपी एसडीआरएफ अरजित सेन ठाकुर भी उपस्थित थे। डीजीपी ने कहा कि रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब, पार्वती और यमुना जैसी प्रमुख नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ पहाड़ी इलाकों से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की ओर तेजी से बहती हैं। राज्य सरकार ने डूबने को एक आपदा के रूप में मान्यता दी है और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुआवजा वितरित करते समय इन घटनाओं पर डाटा एकत्र करते हैं। पुलिस अक्सर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों की सहायता से बचाव और शव बरामदगी कार्यों का नेतृत्व करती है। 2006 से 2010 के बीच किए एक अध्ययन से पता चला कि राज्य में डूबने से 514 मौतें हुई, जिनमें 75% आकस्मिक और 16% आत्महत्या थीं। डूबने की अधिकांश घटनाएं गर्मियों में 34% और मानसून में 31% मौसम के दौरान हुई, जिसमें कांगड़ा और मंडी जिलों में सबसे अधिक घटनाएं हुई। डूबने के कारण कीमती जानों के नुकसान को रोकने के लिए 26 ऐसे हॉटस्पॉट की पहचान की गई और यह निर्णय लिया गया कि इन हॉटस्पॉट की निगरानी की जानी चाहिए। इसलिए इन हॉटस्पॉट वाले पुलिस स्टेशनों से होमगार्ड की पहचान की गई है, जो लाइफ गार्ड के रूप में काम करेंगे। यह होंगे होमगार्ड जवानों के मुख्य कार्य। निगरानी और निगरानी संलग्नता के माध्यम से रोकथाम, आपातकालीन प्रतिक्रिया उपकरण और रखरखाव, समन्वय और रिपोर्टिंग प्रत्येक लाइफ गार्ड को आवश्यक जीवन रक्षक उपकरणों से लैस किया जाएगा, जैसे लाइफ जैकेट, बचाव रस्सियां और थ्रो बैग, दूरबीन, मेगाफोन। इन लाइफ गार्ड की इन हॉटस्पॉट पर पूरी तरह से निवारक भूमिका होगी। उन्हें अपने कौशल को बढ़ाने के लिए और भी प्रशिक्षित किया जाएगा। बचाव कार्य के लिए स्थानीय पुलिस, डीडीएमए, एसडीआरएफ और अन्य ऐसी एजेंसियां जिम्मेदार होंगी। ये जीवन रक्षक डूबने की घटनाओं को रोकने, बहुमूल्य जीवन बचाने तथा राज्य में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। समाचार नंबर 8।
सुजानपुर के भटलंबर गांव में पहुंच गया पेंगोलिन। सुजानपुर उपमंडल के भटलंबर गांव में सोमवार को पेंगोलिन जीव अचानक कहीं से आ पहुंचा, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। क्योंकि पेंगोलिन जीव हमीरपुर में पहली बार देखा गया है, लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर पेंगोलिन को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। पेंगोलिन एक शर्मीला और अकेला स्तनपायी जीव है, जो सिर से लेकर पैर तक केराटिन से बने शल्कों से ढका रहता है। यह वही पदार्थ है जो हमारे नाखूनों में होता है। इनका नाम मलय शब्द पेंगोलिन से आया है, जिसका अनुवाद रोलर होता है, और यह पेंगोलिन की रक्षा के लिए गेंद की तरह मुड़े की क्षमता को दर्शाता है। पेंगोलिन की जीभ 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और लार चिपचिपी होती है, जिसका इस्तेमाल वे चींटियों और दीमकों को इका करने के लिए करते हैं, जिनमें से प्रत्येक साल में 70 मिलियन तक चींटियां और दीमक खा जाते हैं। हमीरपुर जिला में इसे पहले कब देखा गया, इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में इस जीव को सुरक्षित रखना वन विभाग का भी दायित्व है। HDM पेंगोलिन कहाँ रहते हैं? पेंगोलिन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ चींटियां और दीमक बहुतायत में होते हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय वन, सवाना घास के मैदान, घने झाड़ीपा और यहाँ तक कि खेती वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। कई पेंगोलिन जमीन पर रहते हैं, बड़े बिलों या पेड़ों के खोखले में सोते हैं। हिमाचल में 2022 में देखा था पहली बार। हिमाचल प्रदेश में पेंगोलिन पहली बार कर्नल शेर सिंह नेशनल पार्क पांवटा साहिब में 2022 में देखा गया था। वहीं इसकी गतिविधियों की परख के लिए 64 कैमरों से नजर रखी गई थी। पेंगोलिन के शिकार पर रोक। DFO हमीरपुर अंकित सिंह का कहना है कि भटलंबर गांव में रूपलाल के घर के नजदीक पेंगोलिन जीव पहुंच गया था, जिसे वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है। इसके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है। समाचार नंबर 9। विधानसभा में आर्थिक स्थिति पर मंथन, सत्ता पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया दोषी। कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश की जनता और कांग्रेस के सभी विधायक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मुख्यमंत्री की नीतियों और उनकी स्वच्छ छवि को जनता ने पसंद किया है, तभी उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा शुरू करते हुए विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार सनसनी फैलाई जा रही है। हिमाचल एक वेलफेयर स्टेट है, जिसमें आम जनता को आधारभूत सुविधाएं देने के लिए सालों से प्रयास होते रहे हैं। यहाँ तक कि मुफ्त की योजनाएं भी दी गई, जिसमें पूर्व सरकार ने बिजली भी फ्री की। विडंबना यह है कि आज तक सब कुछ करने के बावजूद कोई भी सरकार यहाँ पर रिपीट नहीं हो सकी है। मुफ्त तो दिया, पर सत्ता नहीं मिली। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सबसे अधिक देनदारी पूर्व सरकार ने छोड़ी है, जिसमें बड़ी मात्रा में लोन लिया। वापस सत्ता हासिल करने के लिए पूर्व सरकार ने कई बड़े काम किए। यहाँ पर आखिरी समय में इतने सारे संस्थान खोल दिए, लोगों को मुफ्त बिजली दे दी, पानी दे दिया, मगर उसके बाद भी इनको सत्ता हासिल नहीं हुई। पूर्व सरकार ने वैट कम किया था, जिससे 500 से 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो क्या बच्चे का नाम ऋणी राम? विपिन परमार ने कहा कि 18 महीने में 22,000 करोड़ रुपए लोन लिया गया है, यानी हर हिमाचली पर 1,17,000 रुपए का लोन है। अब जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम धनी राम की तरह ही ऋणी राम रखा जाएगा। जनता को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही थी, उसे सरकार ने बंद कर दिया गया। सरकार खुद के कल्याण में लगी है, जनता का कल्याण नहीं दिख रहा। सरकार द्वारा जन कल्याण की कई योजनाओं को बंद कर दिया गया। समाचार नंबर 10।
जाठिया देवी में बनेगा 15 लाख लीटर पानी का टैंक। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में शिमला में सोमवार को हिमुडा के निदेशक मंडल की 54वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि हिमुडा नए क्षेत्रों एवं गतिविधियों में कदम रखने जा रहा है और इसके द्वारा प्रदेश भर में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं को निश्चित समयावधि एवं गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए पूरा किया जाए, ताकि हिमुडा की निर्माण क्षेत्र में विशेष पहचान स्थापित हो। बैठक के दौरान माउंटेन सिटी जाठिया देवी में पेयजल लाइन बिछाने और 15 लाख लीटर की क्षमता का पानी का टैंक बनाने, जिला बिलासपुर स्थित हाउसिंग कॉलोनी में 3 BHK के 6 डीलक्स फ्लैट, जिला शिमला के संजौली में 2 BHK के 6 डीलक्स फ्लैट और जिला सोलन के बसाल में 2 ट्विन टावर्स जिनमें 3 BHK के कुल 24 भवनों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा हिमुडा द्वारा नई जमीन की खरीद के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाने सहित विभिन्न एजेंडा को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में चर्चा के लिए लाए गए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर हिमुडा तुरंत प्रभाव से प्रगति सुनिश्चित करे, ताकि इसके तहत किए जा रहे कार्यों को गति प्रदान की जा सके। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री ने कहा कि आधुनिक समय के अनुसार ढलते हुए हिमुडा को नवाचार अपनाना चाहिए। उन्होंने हिमुडा में भूवैज्ञानिक, पर्यावरणविद और भूदृश्य सलाहकार आदि की सेवाएं लेने पर बल दिया, ताकि परियोजनाओं को अधिक सुरक्षित एवं आकर्षक बनाया जा सके। बैठक के दौरान सरस्वती नगर, देहरा, सुबाथू, नेरचौक, बनखंडी में निर्माणाधीन चिड़ियाघर, धर्मशाला स्थित हिमुडा के कमांड और कंट्रोल केंद्र सहित प्रदेश भर में हिमुडा द्वारा निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई। हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, सचिव तकनीकी शिक्षा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमुडा संदीप कुमार, निदेशक मंडल के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।